हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ हम बेसिकली सिविल इंजीनियर होता क्या है, ये कैसे काम करते हैं और एक सिविल इंजीनियरिंग आप भी कैसे बन सकते हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग की क्या स्कोप है और स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। ये होता क्या है। तो अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इन सिंपल वर्ड्स हम समझ सकते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डिज़ाइनिंग में, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, जैसे कि डिजाइनिंग ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, हाईवेज़, डैम्स, बिल्डिंग्स एंड टनल्स। तो इन सब की डिज़ाइनिंग, इन सब के मेंटेनेंस और इन्हें कैसे एक बेटर वे में और भी अच्छे से बनाया जा सकता है, इन सारी चीज़ें एक सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आती हैं और इनको जो हैंडल करता है वो एक सिविल इंजीनियर कहलाता है। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पास ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, एक सिविल इंजीनियर ही कंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ पास हम अगर हाईवेज़ की बात करें तो ये देख सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बनाना एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितना चैलेंजिंग होता है। और यहाँ पास हम देख सकते हैं कि ये डैम बुल्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो भी बनाता है एक सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आता है और इन्हें कंस्ट्रक्ट करने वाले को हम एक सिविल इंजीनियर कहते हैं। तो सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं उनके कितने स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कौन कौन से फील्ड में वो काम कर सकते हैं, अगर इन बारे में हम डीपली जानना चाहें तो एक सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन वर्क का काम कर सकता है, एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर काम कर सकता है। और कोस्टल इंजीनियरिंग हुआ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हुआ। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग सॉइल के साथ डील करते हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कैसी होती है। जैसे हम कोई अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है, कि क्या हमारा सॉइल का सेटलमेंट हो रहा है, क्या वो प्रॉपर तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर का लोड है जो अल्टीमेटली हमारा सरफेस पे आता है, तो क्या हमारा जो सॉइल है वो बियर कर रहा है उस लोड को कि नहीं, वहाँ का सॉइल स्ट्रेटा कैसा है, ज़्यादा लूज़ है या ज़्यादा हार्ड स्ट्रेटा है। तो इन सब चीज़ों की बात हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में करते हैं। अब एक फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स, जैसे आप लोगों ने कभी प्लेटफॉर्म्स में देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसे हम ओवर ब्रिज टाइप का होता है। तो वो भी टोटली गर्डर्स और प्लेट्स से मिलके बना होता है, जिसकी स्टडी और जिसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी के बारे में हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिस्कस करते हैं। फिर जनरल इंजीनियरिंग हुआ, ब्रिज इंजीनियरिंग में अभी आपने देखा होगा कि जैसा कि हमने यहाँ पास अभी ब्रिज हमने देखा था, तो ये जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट का काम होता है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ब्रिज, ये एक ब्रिज इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। उसके बाद होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग में बेसिकली यहाँ पास डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और कैनाल्स के थ्रू हम ऐसे एरियाज़ पे भी वाटर की सप्लाई करते हैं फॉर दी पर्पज़ ऑफ इरिगेशन। तो इसमें हम जो भी डिस्कस करते हैं वो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर आता है। फिर लैंड डेवलपमेंट हुआ, मटेरियल इंजीनियरिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का आपने वो हाईवे वाला आपने यहाँ देखा होगा। तो यहाँ जो हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। और ये रहा डैम, जो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंडर में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हाँ, तो आप फिर उसके बाद आता है अर्बन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि एक जो सिविल इंजीनियर होता है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम या फिर सॉइल से रिलेटेड काम,
या फिर ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुआ, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हुआ, इरिगेशन हुआ, लैंड, और ये सब बस काम नहीं करता है। यहाँ हम नीचे टॉप की 3 बॉटम से 3 नीचे देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग हुआ, वाटर रिसोर्सेज हुआ एंड हाइड्रोलिक। ये तीनों ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट और वाटर सप्लाई से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि हमने शहरों में PWD डिपार्टमेंट्स के बारे में सुना होगा। वहाँ पास बेसिकली क्या होता है कि जो एक प्योर वाटर की होता है वो घर घर में सप्लाई किया जाता है। तो वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो एक इंजीनियर्स को, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कहीं साइट इंजीनियर भी है, तो उसे सब कुछ देखना होता है कि कैसे मतलब हम अपने इन्वायरमेंट को कम हार्म किए बिना अपना प्रोजेक्ट को कैसे डील करें और कैसे अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएं टू मिनिमम, मतलब मिनिमम हार्म किए बिना हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को कम हार्म किए बिना हम कैसे कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो आप लोग ने देखा होगा। तो अच्छा, अब ये बात आती है कि ठीक है, एक सिविल इंजीनियर इतने फील्ड में काम कर सकता है। तो बेसिकली हम एक सिविल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कब ये इंजीनियरिंग कब हम कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग हम 2 वेज में कर सकते हैं। एक होता है आफ्टर 10th, मतलब एक होता है डिप्लोमा कोर्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो मैनी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ऑफ़र करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज इन सिविल इंजीनियरिंग। ये आफ्टर 10 के जैसे हम 10 पास कर लेते हैं उसके बाद हम डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिविल इंजीनियरिंग। और अगर आपने 12 कर रखा है तो एक सिविल इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको अगर आप आफ्टर 12 की बात करें, फुल टाइम कोर्स 4 ईयर फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप इसको डिवाइड किया जाता है 8 सेमेस्टर्स में। बेसिकली 4 ईयर का होता है, 4 ईयर्स में ये सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है। और इसके अगर एक ईयर को हम 6 मंथ्स में डिवाइड करें तो टोटली 8 सेमेस्टर्स इसमें होते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से हमारा 10+2 हमारा कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। इसमें डायरेक्टली हम सिविल इंजीनियरिंग बीटेक फॉर सिविल इंजीनियरिंग नहीं जा सकते हैं, हमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जिसे हम जेई मेंस और जेई एडवांस कहते हैं। जेई मेंस बेसिकली जो होता है वो जो जेई मेंस होता है उसमें हम ये एनआईटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए होता है। और जो जेई एडवांस होता है वो सिर्फ आईआईटीज़ के लिए होता है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे इंडिया में बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स होती हैं, जैसे अभी आपको हमने बताया कि जेई एडवांस के थ्रू हम आईआईटीज़ में जा सकते हैं। तो जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। तो आईआईटीज़ के लिए अगर आप प्रीफर कर लें तो आपको खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर, रुड़की, ये सारी आईआईटीज़ होती हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट होती हैं। और अगर एनआईटीज़ की बात करें तो हमारा वारंगल हुआ, तिरुचिपल्ली हुआ, सुरतकल हुआ, इलाहाबाद हुआ और कलिकट हुआ। ये एनआईटीज़ होती हैं जो प्रोवाइड कराती हैं कोर्सेज इन सिविल इंजीनियरिंग। कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं लाइक आरजीपीवी, जो मध्य प्रदेश की एक इंस्टीट्यूट है, तो ये भी प्रोवाइड कराती है हमें। फिर सेवरल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जैसे लवली यूनिवर्सिटी, एकेएस यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर हम मैप की बात करें तो हम यहाँ मैप में देख भी सकते हैं कि टॉप 10 एनआईटी कॉलेजेस जिनकी 2019 में रैंकिंग जारी की गई थी, यहाँ पास हम देख सकते हैं कि इनकी रैंकिंग जारी की गई थी। तो इसमें जो हमारी ये
टॉप NITs होती हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट होती हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पास 8th नंबर पे है हमारा NIT इलाहाबाद, और 4th नंबर पे हमारा वारंगल है, और कर्नाटक की भी एक है जो 3rd नंबर पे है, ये मंगलोर के पास है। तो और एक अपनी NIT कैलिकट हुई, ये भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है। तो ये सारी इंस्टीट्यूट्स NITs हैं जो अच्छी कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर हम कोर्स की बात करें तो जैसे हमने प्रीवियस में बताया था आपको कि इसमें 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, फिर 6 मंथ का, इस तरह से 4 इयर्स का पूरा कोर्स होता है। तो इसमें 8 सेमेस्टर में इसे डिवाइड किया गया है। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें हम, तो बेसिकली सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों का सेम सिलेबस होता है, लेकिन कुछ अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डिमांड के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को मेंटेन भी करती रहती हैं आफ्टर 2-3 इयर्स। जैसे रिसेंटली MP की जो RGPV है, उसने 2017 एंड 18 में कुछ चेंजेस किए हैं सिलेबस में फॉर न्यू एडमिशन्स के लिए। तो उसके बारे में हम एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सेमेस्टर फर्स्ट में कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर सेमेस्टर सेकंड में कितने होते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट करने वाली बात है, जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड होता है ये कॉमन टू ऑल होता है, मतलब ऑल ब्रांचेस होता है। अगर आपको जैसे आप सिविल इंजीनियर के हैं और आपको अगर स्विच करना हो टू अनदर इंजीनियरिंग ब्रांच जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, कुछ भी किसी भी अदर ब्रांच में करना हो, तो आफ्टर फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के आफ्टर आप ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन होता है, तो आप ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग एक एवरग्रीन ब्रांच होती है, तो इसमें आपको ब्रांच चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसकी डिमांड्स भी बढ़ रही है, जैसे गवर्नमेंट आजकल डेली न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रही है, नए नए कंस्ट्रक्शन वर्क्स की बात कर रही है। और जैसे ही बेसिकली आपने कोविड-19 की वजह से आपने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां अब इंडिया में शिफ्ट होने वाली हैं, तो इससे अपॉर्चुनिटी बढ़ती है फॉर दी सिविल इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि हम किस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, और बड़े बड़े अभी बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स बनेंगे और बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी, तो उनके भी प्रोजेक्ट्स एक सिविल इंजीनियर को मिलेंगे। तो वहाँ पास उसकी डिज़ाइनिंग करना, उसकी प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये तो बात हुई फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर की, जो कॉमन टू ऑल होता है। लेकिन हमारा मेन जो सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम सेमेस्टर 3rd एंड 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ऐसे करके हमारा जो मेन होता है वो स्टार्ट होता है। यहाँ देख सकते हैं हम कि यहाँ पास हमारा सेमेस्टर 5th है, 6th है, 7th है, 8th है। तो ये सारे मेंस होते हैं। इसमें प्रोजेक्ट वर्क्स भी अपने इंक्लूड होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट एंड माइनर प्रोजेक्ट करके ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें बेसिकली। तो ये कोर्स करिकुलम फॉर सिविल इंजीनियर होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क एंड चैलेंजेस इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि एक आप सिविल इंजीनियर बन जाएंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा, आप और अदर फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन इस इंजीनियरिंग में बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे आप एक अगर साइट अगर आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात करें, तो अगर एज अ साइट इंजीनियर आप हैं, तो कुछ टॉप 5 चैलेंजेस बिफोर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स होता है, जो हम कह सकते हैं। पहली बात तो बजट की होती है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिला, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रेडी करना है तो सबसे पहले बात होती है कि बजट की, कि हमें कम से कम बजट में ही
अच्छे से अच्छा अपने इंजीनियरिंग माइंड को यूज़ करते हुए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज़ करते हुए, अपने डिज़ाइनिंग और मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हम कैसे कम बजट में ही अधिक से अधिक इफ़ेक्टिवली मींस दैट कि एक तरह से सिविल इंजीनियर होता ये कि इकोनॉमिकली हर चीज़ों को बनाना जो यूजुअल हो और अंडर बजट हो अपने। फिर बात आती है कि सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट की। इसमें टाइम पीरियड अलॉट होता है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया गया तो उसमें आपको 2 साल 3 साल 4 साल एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको इतने टाइम में आपको वो बिल्डिंग कंप्लीट ही चाहिए। फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कभी कभी। जैसे आपने मशीन से हायर की, अनएक्सपेक्टिवली वो ख़राब हुई तो उसके मेंटेनेंस में एक्स्ट्रा खर्चे आ गए, तो ये कुछ बर्डन एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो एक्सपेक्टेशंस वाले होते हैं, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फिर होता है पुअरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमने अगर हमारा प्रोजेक्ट प्री डिफाइंड नहीं है कि हमें पहले ये कंस्ट्रक्ट करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इसमें इतना खर्चा आएगा और इस प्रोजेक्ट में इतना खर्चा आएगा, तो अगर हमारे पास एक रफली फिगर नहीं होगा, अगर हम चीज़ों को फिगर आउट नहीं किए होंगे, तो ये क्या होता है कि ये हमारे बजट में एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है। और ये भी एक चैलेंज होता है फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो और फिर कुछ हज़ार मैनेजमेंट वाले हो गए। कोई जैसे आपने टनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अचानक से टनल का ढह जाना वगैरह, ये फिर हज़ार मैनेजमेंट के अंदर आएंगे कि हमको सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है और वर्कर्स की भी सेफ्टी हमें ज़रूरी है और एनवायरनमेंट की भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे वेरियस पोल्यूशंस होते हैं तो उसको भी कम कैसे हम रख पाएँ। तो वेरियस चैलेंजेस बिफोर साइट इंजीनियर होती है। अब अगर हम जॉब प्रोफाइल्स एंड रिक्रूट्स की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि एक सिविल इंजीनियरिंग आप कर रहे हो और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप फिर पूछो कि हमें जॉब्स कहाँ लगेंगी, कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एज अ सिविल इंजीनियर आप बहुत सारे फील्ड्स पे जा सकते हो। जैसे कि लाइकली अगर हम बात करें तो रेलवे डिपार्टमेंट में जा सकते हो, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में, पोस्टल सर्विसेज में, सेंट्रल वाटर कमीशन में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बहुत सारी पीएसयूज़ होती हैं, उसमें आप पब्लिक सर्विस यूनिट्स होती हैं, उसमें आप जा सकते हैं। और बहुत सारे कुछ जैसे ओएनजीसी हुआ, एचपीसीएल हुआ, गेल हुआ, भेल हुआ, सेल हुआ, पावर ग्रिड प्लांट्स हुए, इन सारे प्लांट्स में भी आपको एज अ सिविल इंजीनियर एंड एज अ साइट इंजीनियर आपको यहाँ काम मिल सकता है। फिर आप अगर गवर्नमेंट में बोले तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ भी आप एज अ सिविल इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप यहाँ भी वर्क कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रिसर्च सेंटर्स में भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया का CSIR एक फेमस इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर आप वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, आप वहाँ भी एज अ सिविल इंजीनियर वर्क कर सकते हैं, लाइक PWD में डिपार्टमेंट में, और हाईवेज में, और इरिगेशन डिपार्टमेंट में। एक सिविल इंजीनियर टाउन प्लानिंग भी करता है। जैसे कोई हमारा टाउन है और हमें ये एक्सपेक्टेशंस है कि आफ्टर 10 ईयर ये एक छोटा सा टाउन नहीं रह जाएगा, एक ये सिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारी टाउन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। जैसे आप देख भी सकते हैं कि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज बोर्ड्स और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, यहाँ भी एक सिविल इंजीनियर को रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ भी एक सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, आप ये देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको आपने जैसे बीटेक कर लिया और अगर आप क्यूरियस है फॉर गो फर्दर स्टडीज़ के लिए, आप अगर फर्दर स्टडीज़ भी करना चाहते हैं
तो गेट प्रोवाइड कराता है, गेट एग्जाम के थ्रू आप प्रोवाइड कराता है कि आप एमटेक भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर इन टेक्नोलॉजी, एमई और एमटेक भी कोर्सेस आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक फिगर देख सकते हैं कि ईच ईयर कितने जोनल वाइज रजिस्ट्रेशंस फिगर्स आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना फॉर गेट के लिए कितने रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। हालांकि इस साल थोड़ा ग्राफ डाउन हुआ था, जिसको हर साल जो ग्राफ बढ़ा था वहीं 2017 में 9.22 लाख था, वहीं 2018 में आप देख सकते हैं कि 9.92 लाख था, जो कि इंक्रीज़ किया थोड़ा। फिर थोड़ा सा ग्राफ डाउन आया, 9.27 लाख रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, लेकिन यही ग्राफ 2020 में बहुत डाउन हुआ है, 8.58 लाख्स। तो ये कहीं दर्शाता है कि जो गेट के लिए मतलब जो फॉर द फर्दर स्टडीज़ के लिए बच्चे थोड़ा रिसर्च और इनमें कम इंटरेस्टेड हो रहे हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। नहीं तो बेसिकली आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो गेट एग्ज़ाम जब होता है वो आईआईटी और आईआईएससी कंडक्ट कराती है। तो जो आईआईटी और आईआईएससी हैं तो उसका देख सकते हैं आप कि आईआईटी बॉम्बे में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए एंड ओवरऑल 8,58,030 रजिस्ट्रेशंस हुए थे इन ईयर 2020, अगर हम ईयर 2020 की बात करें तो। अब एक सिविल इंजीनियरिंग की सैलरी कितनी होती है? बेसिकली हमने सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ की बात कर ली, सिविल इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ काम करते हैं ये भी बात कर ली, और किन फील्ड्स में भी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होती हैं ये भी बात कर ली। लेकिन रफली सबके माइंड में सबसे पहले यही उठता है कि ठीक है एक सिविल इंजीनियर बन तो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग उसकी पेमेंट कितनी होती है, उसकी सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाती है, क्या एक्सपीरियंस के साथ उसकी सैलरी इंक्रीज़ भी करती है या हमेशा स्टेबल रहती है? तो ऐसा नहीं है। एक सिविल इंजीनियरिंग जितना ही एक्सपीरियंस जो होता जाता है उसकी सैलरी उतनी ही इंक्रीज़ करती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक फ़िगर दिया गया है कि सिविल इंजीनियर्स जो इंडिया में होते हैं, तो अगर आप एज अ फ्रेशर जस्ट रिसेंटली आपने बीटेक कोर्स कंप्लीट किया है और एक आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको स्टार्टिंग में 17,100 रुपीज़, ये एक रफ़ आइडिया है। इसमें अगर कमीशंस वगैरह इंक्लूड कर दे तो थोड़ा फिगर ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन अगर मोटे मोटे एवरेज की बात करें, अगर हम एवरेज मंथली सैलरी की बात करें तो 17,000 अप्रॉक्सीमेटली हैज़ अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर आपको प्रोवाइड होता है, और वहाँ से 2 साल तक आपको यही फिगर मिलता है। फिर आपका ये 32% इंक्रीज़ करके आफ्टर 2 to 5 ईयर्स के आफ्टर आपका ये 22,600 रुपीज़ चला जाता है, और ये फिगर इंक्रीज़ कर जाता है। फिर आप 5 to 10,000 आफ्टर 5 to 10,000 ईयर्स 30,300 रुपीज़, एंड अगेन 10 to 15 ईयर्स आफ्टर 36,100 रुपीज़, and after 15 to 20 years after 38,900 rupees, and 20 plus years after 41,000 plus। ये एक एवरेज मंथली सैलरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। एक सिविल इंजीनियर की सैलरी 1 लाख पर मंथ तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है उसके वर्क पर कि वो कैसा वर्क कर रहा है। तो आज हमने सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है इसके बारे में जाना, एक सिविल इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं इसके बारे में जाना, भारत में एक सिविल इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, और आफ्टर 20 ईयर्स आफ्टर व्हेन जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसकी सैलरी कितनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो प्लीज़
सो थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पास आप थॉमस अल्वा एडिसन का आप एक इंस्पिरेशन कोट है जो आप देख सकते हैं कि आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, लेट गो कर देते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज़ ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने की सर्टेनिटी होती है वो एक बार और कोशिश करने पर होती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी सक्सेस होती है वो जस्ट वन मोर टाइम ट्राई करने में होती है। तो हमें किसी भी चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज़ पर फोकस करते रहना चाहिए, उसको पढ़ते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग। ऐसे ही आपको सिविल इंजीनियरिंग के अच्छे वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।